डेमोक्रेसी ऐसी हुकूमत जिसमें वेल एनलाइटेंड लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग समझे। वो ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। इसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी को इन्होंने जो एक राइट पाथ पर जा रही है, इसको भी मिसयूज करने लगे हमारे लीडर ही। बदकिस्मती से हमारे यूथ आजकल शॉर्टकट्स में ज़्यादा यकीन रखते हैं जी, जो हमारे लिए बहुत बुरा है। हेलो सर, कैसे हो आप? बस जी चल रहे, अल्लाह का शुक्र है चल रही है। आप कैसे हैं बेटा? मैं भी ठीक हूँ। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस परस्यू करने के लिए किसने इंस्पायर किया? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं यहाँ से बताऊँ, जब मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट था, एसपी कॉलेज श्रीनगर। एसपी कॉलेज श्रीनगर में स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पीयूसी उस ज़माने में हम कहते, इट वाज ड्यूरिंग 1970। एज ए स्टूडेंट मैं वहाँ था। तो इस टीचिंग प्रोफेशन में के बाद में जो मैं रिसर्च में गया, पीएचडी किया या और कोई डिप्लोमा किया, लेकिन बेसिक वहीं से मैं ल्योर हुआ, क्योंकि उस ज़माने में बड़ा रेस्पेक्ट होता था हमारे यहाँ। 70s की बात है। ये प्रोफेसर जो होता था उसकी बड़ी रेस्पेक्ट होती थी हमारी सोसाइटी में। तो हम जब नीचे क्लास से जाते थे अपने सर को बुलाने के लिए, जब स्टाफ रूम का हम वो कर्टन उठाते थे, हम देखते थे हमारे जो प्रोफेसर साहिबान थे वेल ड्रेस्ड, उनके भी वेल ड्रेस्ड होती थी, और उनके बात करने का तरीका, स्टूडेंट से मिलने का तरीका, क्लास में आने का तरीका या पढ़ाने का तरीका, दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ कि अगर कोई, मुझे लगा उस वक्त, अगर कोई दुनिया में कोई प्रोफेशन सबसे अच्छा है, इज़्ज़तदार है, वो है एज ए प्रोफेसर। मैं आपकी ये चीज़ समझ सकती हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। मैंने एसपी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया। तो बेसिकली मेरा शौक़ था मैं LLB लॉ पढ़ने जाऊँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचा, जब मैंने देखा कि लॉ में बहुत सैचुरेशन है, बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा अब कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। मैंने अपने फादर से थोड़ी बहुत, उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, तो चिट्ठी लिखी, 10 दिन उसमें लगे चिट्ठी को वहाँ पहुँचने। मैंने कहा इस तरह बात है, सैचुरेशन बहुत है कि मैं चाहता हूँ किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाऊँ, आइदर सोशियोलॉजी में जाऊँ या उस दिन पॉलिटिकल साइंस कहते थे उसमें जाऊँ। तो उनने भी एडवाइस किया था आप चूँकि पॉलिटिकल साइंस में जाइए, कि ये तो लीडिंग सब्जेक्ट रहा था उन दिनों। और लेकिन उसमें उनके बड़े बड़े उस्ताद थे, जैसे प्रोफेसर हबीब साहब थे, अनवारुल हक्की साहब थे, रशीदुद्दीन खान साहब थे, बाद में मेंबर पार्लियामेंट हो गए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। तो इस लिहाज से मैंने वहाँ MA जो है पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद वहाँ हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर नासिर अली। प्रोफेसर नासिर अली साहब एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े एक्सपर्ट थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि क्यों ना मैं, उन दिनों वहाँ MA के साथ साथ हम डिफरेंट डिग्रीज भी करते थे, जैसे एक होता था DPA, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने उसमें भी एडमिशन ले लिया और मैंने DPA किया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ वो आना जाना होता था। अलीगढ़ मुस्लिम एक थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अनिरुद्ध गुप्ता और रशीदुद्दीन खान साहब। रशीदुद्दीन खान साहब तो मेंबर पार्लियामेंट थे, और प्रोफेसर अनिरुद्ध गुप्ता वो तो बड़े लावली और जॉली टीचर थे रहे। आज तक मैंने उससे जैसा टीचर को ही देखा नहीं। उनसे बातें जब होती थी, लाइब्रेरी में जाते थे, तो उसने मुझे वो इंटरेस्ट लाया कि आप इंटरनेशनल स्टडीज़ में जाइए। क्या पता उसे क्या लगा मुझ में, कहने आप में शायद पोटेंशियल है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाइए। मैंने कहा ठीक है सर, जो आप कहेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने MA किया और एडमिशन, फिर MPhil, और उसके बाद PhD शुरू हो गई। लेकिन PhD करने के लिए था, अगर मुझे पता होता कि इतने हमारे वो क्या बोलते चने चबाने होते थे, मैं कभी नहीं जाता। टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैंने सुना जब हमने पढ़ाई शुरू की, इसमें काम शुरू किया, तो मुझे एक वक्त ऐसा लगा, अक्सर मैं JNU ज़्यादा जाता था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वहाँ हमारे ये जो रशीदुद्दीन खान साहब और अनिरुद्ध साहब थे, उनसे अक्सर मुलाकातें होती थी, उनसे गाइडेंस अक्सर लेते थे। वहाँ अक्सर हमसे रिसर्च स्कॉलर मिलते थे वहाँ।
तो कई लोग रिसर्च जो हमसे सीनियर थे उनसे जब बात हुई, मैंने कहा भैया क्या हाल है, कैसे पढ़ाई हो रही है? मैं कहा भैया क्या बताऊं, पढ़ाई तो हो रही तो, लेकिन ना तो हम आसमान में हैं ना ज़मीन में हैं, हम बीच में, क्या उसे क्या कहें, हम बीच में हैं कि अगर हमारी पीएचडी सही हो गई तो नीचे आ गई, अगर पीएचडी हमारी अप्रूव नहीं हुई तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो बीच में लटकते थे ये हमारे। फिर वहाँ से तकरीबन 3-4 साल रहे, तो मैंने वहाँ से पीएचडी की, लेकिन ज़्यादातर उस्ताद मेरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रहे और वहीं से जो भी काम था मेरी इस पीएचडी में वो मैंने वहीं से किया था। बहुत अच्छी जर्नी थी सर आपकी। थैंक यू सो मच। सर जैसे 1947 में हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिली, तो हम क्या इसमें फिट रहेंगे? लाइक क्या चैलेंजेस है और हम अब तक कितना कामयाब हुए हैं इसमें? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 1947 में हमारी आज़ादी मिली और नेक्स्ट डे हम डेमोक्रेट्स बन गए। ये बात सही है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली और रातों रात हम एज डेमोक्रेट्स बन गए। अगर आपसे अब बात करें कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नेंस है, एक गवर्नमेंट है जिसे बहुत टाइम लगा। ये शुरुआत इसकी कहाँ हुई? ग्रेट ब्रिटेन से हुई और इसकी शुरुआत हुई 1688 में, जब वहाँ ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से हम कहते हैं कि ये किंगशिप खत्म हो गई और लोगों पे थोड़े थोड़े राइट्स मिलने लगे। तो शुरुआत हुई 1688 में और इंग्लैंड में, जिसे हम मदर ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ ये कंप्लीट हुई 1932 में। मेरे ख्याल में 300 साल तकरीबन ज़्यादा लग गए जब वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। तो उस सोसाइटी में जो हमसे बहुत एडवांस थी और आज भी है एडवांस, उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी पौधे को या उस दरख्त को लगने में 300 साल लग गए, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 12 घंटे में हम डेमोक्रेट्स बन गए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है, इसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम रातों रात डेमोक्रेट्स कैसे बन गए? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं। हमें बताया गया भाई हम इंडियन डेमोक्रेट्स हैं। इंडियन डेमोक्रेट्स के जैसे हम गए बाजार, एक रेडीमेड सूट उठाया डेमोक्रेसी का और पहन लिया। अब सवाल ये सूट कहाँ फिट है, कहाँ लूज है, कहाँ ये है, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। वो मैं इस तरह आपको बयान करूँ, डेमोक्रेसी ऐसी हुकूमत जिसमें वेल एनलाइटेंड लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग समझे वोट क्या है और हमारे वोट डालने का मकसद क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी उतनी तरक्की याफ्ता सोसाइटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत बटी हुई थी रिलीजन के नाम पर जी, उसके बाद आप देखिए कास्ट के नाम पर, कलर के नाम पर, और आप देखिए कि गांवों में छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं कि कोई ठाकुर है, या एक मैं आपको यहाँ बताऊं कि उन जमाने उस हमें बस सिखाया गया, उस जमाने में कहते हैं जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को। मेरे ख्याल में आप इसे समझेंगे जी सर। लेकिन वोटिंग में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें वोट देखना एक आदमी, उसकी पॉलिसीज को, उसके जैसे मैनिफेस्टो क्या है, लेकिन कोई वो मैनिफेस्टो पढ़ता नहीं है और वो पॉलिसी पढ़ती ना, हम चेहरे को वोट देते हैं या उनकी कास्ट या उनके कलर को वोट देते हैं, है ना। अब इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस जमाने में थी, नई नई आज़ादी मिली और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, वो था ये कि कम्युनल राइट्स हो गए और उधर से पाकिस्तान वजूद में आया और इंडिया वजूद में आया और ज़बरदस्त कम्युनल राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए। उसके बाद फसादात के बाद खुद सोशल प्रॉब्लम्स हमें यहाँ आने लगी। मेरे पास इस वक्त मेरे एक दोस्त है, बड़ी करीबी साथी हैं, डॉक्टर राजकुमार साहब, एक्स प्रिंसिपल। तो ये इनकी किताब है अम्बेडकर साहब पर। ये अम्बेडकर की सबसे बड़ी मेहरबानी, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत ही, यानी कि हम कहते हैं ना कि ही वाज वेरी, कि बहुत ही आगे सोचने वाला आदमी जिन्होंने हमें आइन दे दिया। नहीं तो हमें, मुझे नहीं लगता है कि कोई और पर्सनैलिटी हमें ऐसा आइन देता है जिसमें सबके हुकूक बराबर है, डेमोक्रेसी में सबके राइट्स बराबर हैं। अब सवाल मैं आपकी
तरफ से आता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा डिस्कशन है। आपने कहा कि क्या हमारे लिए सही है। पहले तो 21 का था, फिर अब 18 18 का को हो गया। अब तो मेरे ख्याल में यंग को ज्यादा वोट मिलने लगा, और हमें पता है हमारे यंगस्टर्स किस तरफ आज जा रहे हैं। वोटिंग जो है सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम उनका मैनिफेस्टो, उनका मंशूर पढ़ते और उनकी पॉलिसी को देखते, या उनके मेंटल सेटअप या उनके एजुकेशन को देखते, लेकिन वो कोई नहीं देखता है। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पार्टी बेसिस पर वोट देते हैं, कम्युनल बेसिस पर वोट देते हैं, कास्ट बेसिस पर वोट देते हैं, लेकिन हम मैनिफेस्टो बेस पर यह वोट नहीं देते। इस वजह से हमारी डेमोक्रेसी को अभी आगे बहुत चलना है। जी सर। अच्छा सर, जैसे आपने हमें बताया कि पहले 21 साल की उम्र में वोट देते थे, अब 18 साल की उम्र में वोट देते हैं, तो आप बताइए कि फिर भी हम अपने लीडर्स को चुनने में कामयाब हैं या नहीं? बिल्कुल, हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो हम वोट देते हैं वो हम पर्सनैलिटी को देते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को नहीं देते हैं। पॉलिसीज़ तो हम समझते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन सिनेरियो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें तो अब तो बड़े बड़े जो ये कहते हैं कि बड़े बड़े ये जो हाउस क्या कहते हैं उनको, आप वो सामने आ रहे हैं जिसमें इलेक्शन में पैसा जा रहा है। अब पैसे मीडिया हाउसेस आ रहे हैं, अब पैसा उसमें जा रहा है, पैसे पर वोट डाल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं देख रहा है। इसलिए खदशा है अगर ऐसा ही रहा। लेकिन बहुत हद तक मैं ये भी कहूँ कि ये भी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उसके ना कि वो जो आगे देखने की बात है कि हमने बहुत हद तक इसको कवर भी किया है, इन प्रॉब्लम्स को कवर भी किया है। हमारे लोग अब समझने लगे हैं कि हमें वोट किस दिशा में, किस आदमी को और किन पॉलिसी को देना है। अब रहा दूसरा पार्ट आपके, क्या हमारे नुमाइंदगी कर सकते हैं या नहीं। अभी डिस्कशन हुआ था, मैं उसी में लास्ट 2 साल की बात है, कुछ डिस्कशन चल रहा था जिसमें एकेडमिशियंस या जितने भी पॉलिटिशियंस या बाकी लोग हैं, राइटर्स हैं, वो जो उनसे ये पूछा गया, भाई देखो अगर हम किसी को कैंडिडेट को खुदा करें, क्या उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है, कम से कम पढ़ा लिखा हमारा पार्लियामेंट में जाना चाहिए। जैसे एरिस्टोटल ने कहा, हम कहते हैं कि भाई हम वोट डालते हैं किसी आदमी को, मानते हैं कि वो आदमी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मानते हैं जो दोज हु फ्रेम पॉलिसीज, दोज हु मेक पॉलिसीज फॉर द पीपल, we know they are extra intelligent, okay? But the success and the failure of every party is being known by the common people, how they take, how they understand this policy, because it is only wearer who know where shoe pinch. पॉलिसी तो वो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सक्सेस लोगों पर है, लोग किस हद तक उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, वो कहते हैं वो हमें, जैसे कोई पॉलिटिशियन हमें राइट पर लेते हैं, टेक पीपल एज राइट, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जो नीचे जो लोग हैं नीचे सतह पर, उनमें इतनी जहानत है, दे कैन जज द पॉलिसीज वेदर दे आर फॉर बेटर एंड फॉर वर्स्ट। वो कॉमन लोग ही जानते हैं, बिकॉज कॉमन पीपल आर द वेयरर हु नो व्हाट दे शुड, जो मैंने कहा। अब ये बात हमारे पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये बात समझ आ चुकी है कि हम जो पॉलिसियाँ बनाते हैं इसको जज करने वाले हमारे लोग ही हैं। यह मैं अगर आपको मैं एक सी मिसाल दे दूंगा। हमारे यहाँ इस वक्त, अभी के जो वक्त है, एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम कानून बनाते, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, हमारा इस वक्त बहुत प्रॉब्लमेटिक एक कानून है। प्रॉब्लमेटिक क्या बताओ, कानून तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने में, अच्छे लोग तो अच्छाई ही लेते हैं, बुरे लोग बुराई की तरफ दे। मैं एक मिसाल दूंगा, डोमेस्टिक वायलेंस से कानून हमें बना, अब उसमें भी और तरमीम आ गई। बदकिस्मती ये है कि कानून तो अपनी जगह सही है, क्योंकि मैं जो उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इस वक्त, कानून तो अपनी जगह, कानून में कोई बुराई नहीं,
लेकिन इसने हमारी यूथ में, खासकर हमारी लेडीज को, वुमेन folk को इतना एम्पावर किया, इतना एम्पावर किया। अब तो दिन रात आप देखते हैं भाई क्या बात है, डोमेस्टिक वायलेंस है। अननेसेसरी हमारी लेडीज, कुछ लेडीज अपने हस्बैंड्स पर डोमेस्टिक वायलेंस चार्ज करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी रिसेंट रूलिंग आई है कि भाई देखो ये तो इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, ये मिसयूज से आप बचाइए, इस मिसयूज को हमें बचाए। अब इस मिसयूज को कौन बचाएगा, ये इन पार्लियामेंटेरियंस को देखना है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। इसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी को इन्होंने, जो एक राइट पाथ पर जा रही है, इसको भी मिसयूज करने लगे। हमारे लीडर ही इसको मिसयूज करने लगे, लोगों को गलत बांट रहे। दे डिवाइड पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ क्रीड। इस वजह से ये डेमोक्रेसी थोड़ी रुकी, लेकिन फिर भी हम उन लीडर्स को जिन्हें बड़ा अच्छा काम किया और करते रहे, इसको आगे चलाया। नहीं तो हमें आज ये नहीं कहते कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और अभी तो 70 साल ही हो गए। तो हम दुनिया को अब ये सिखाने लगे हैं व्हाट रियली डेमोक्रेसी मीन्स। जी सर, आप हमारे व्यूअर्स और जो भी यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, मैं बताऊं, हर देश का फ्यूचर उसका यूथ है। आई मीन जब मैं यूथ कहूँगा, दोनों सेक्स, चाहे बॉय है या गर्ल है। यूथ के लिए ये मैसेज है, भाई आप अपनी डेडिकेशन से साथ जिस फील्ड में आप गए हैं उस फील्ड में आप बने रहें, विद डेडिकेशन, विद लव एंड हार्ड वर्क। आप अपना काम कर लीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यूथ आजकल शॉर्टकट्स में ज़्यादा यकीन रखते हैं जी, जो हमारे लिए बहुत बुरा है। आज जैसे आपको पता है, जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी उस वक्त मेरी तनख्वाह 1000 थी, 1200 रुपया थी। मुझे रजौरी एज प्रोफेसर भेजा गया, 1000 रुपया 1200 रुपया मिलते थे। जब मैं रिटायर हो गया उस वक्त तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख में ले रहा था। लेकिन इसे टाइम लगता है। हमारे यूथ को क्या है, आज उसने तालीम मुकम्मल की और कल उसे बस लाखों में रुपया मिलना चाहिए। चाहे वो फिर तो हमारी जो स्कैम्स चलते हैं इनमें फंस जाते हैं। आपको पता है इस वक्त तो बड़े बड़े स्कैम्स चल रहे हैं, और उसमें कौन फंस रहे, चाहे लॉटरी है, चाहे जुआ है, चाहे वो गेम्स है। अभी मैंने सुना किसी ने, हमारे कश्मीर में किसी ने तकरीबन 1 करोड़ रुपया इसमें ये क्या वो गेम्स चल रहे हैं उसमें वो पैसा हार दिया है। तो ये वही है, वो शॉर्टकट्स चाहते हैं। शॉर्टकट्स कहीं नहीं हमें लेता है। भाई हर चीज का अपना टाइम होता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करो, और सबसे बड़ी बात यह है आप कॉन्फिडेंट रहो जिस फील्ड में जाओगे। यू लव योर प्रोफेशन कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आप देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा। जब हमारे ज़माने में ना एक एजुकेशनल टूर रहा था, मैं इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड में मैं बड़ा हैरान रहा। मैंने हर घर के बाहर देखा, लिखा हुआ था वहाँ 2 hours $10, 3 hours $15। मैं बड़ा परेशान रहा। मैं कि ये क्या लिखा 2 hours। फिर मैंने अपने सर से पूछा कि हमारे सर ही साथ थे कि ये क्या बात है। उन्होंने कहा देखो यहाँ के लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो आते हैं, अपनी ये ड्रेस चेंज करते हैं और काम करते हैं 1 घंटे आधे घंटे का को लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है, काम है। माशाल्लाह हमारे यूथ आज बहुत ही नॉलेजेबल है, उनके पास हर फैसिलिटी है, हमारे पास वो नहीं हुआ करती है। चाहे आज ये इंटरनेट आ गया है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन हर चीज़ की, वो हमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ है कि ये शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, विद डेडिकेशन विद लव अपना काम करें। और हमें यकीन है हमारा यूथ दुनिया के यूथ से कहीं ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब उनमें ये है कि गाइडेंस होनी चाहिए। यही है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। बिल्कुल, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने इतना अच्छा मतलब एक कॉन्वर्सेशन हमारे बीच हुई और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को और ये भी जो यूथ है हमारा उनको दी है।
So it was a very informative and good session. Thank you so much. Thank you, beta, thank you.